यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो साथ की बिसात के लिए अब आधे घंटे बाद चुनावी शोर खत्म हो जाएगा। 6 बजे उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा। उपचुनाव के प्रचार के लिए आखिरी आधा घंटा बचा है। राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी हुई है। चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, क्योंकि 3 नवंबर को इन 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी 10 नवंबर को इन 7 सीटों का भविष्य तय हो जाएगा। इन 7 सीटों पर किसने विजय हासिल की, ये पता चल जाएगा। तो अब आखिरी आधा घंटा बचा है चुनाव प्रचार के लिए। आखिरी आधा घंटा बचा है जिसमें प्रत्याशी लोगों के दिल तक पहुंच सकते हैं, लोगों को अपनी जो बातें हैं वो समझा सकते हैं, अपनी अपनी जो योजनाएं हैं वो समझा सकते हैं। तो यूपी में कहां चुनाव है, देखिए ये भी समझ लीजिए। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होना है। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी 10 नवंबर को इन 7 सीटों पर नतीजे आएंगे। फिलहाल आधा घंटा सिर्फ बचा है, यानी ठीक 6 बजे जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा इन 7 विधानसभा सीटों पर। विधानसभा के चुनाव साल 2022 में होने हैं, लेकिन उससे पहले 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और इन उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। वैसे तो शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाता है, लेकिन कोविड के चलते इस बार चुनाव आयोग ने इस समय सीमा को 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। आज चुनाव प्रचार शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सभी सियासी दलों ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सबसे ज्यादा बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इन 7 में से 6 सीटों पर उसका ही कब्जा रहा है। वहीं जौनपुर की मल्हनी सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है, वो भी लगातार वहां फाइट कर रही है। सभी पार्टियों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। सभी यही कह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीतेंगी, लेकिन फैसला अंत में जनता को ही करना है। जब 3 नवंबर को वोटिंग होगी तो जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इन चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे और जो नतीजे आएंगे वो 2022 का जो राजनीतिक समीकरण होगा उसे भी काफी हद तक तय करेंगे। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, आधे घंटे में प्रत्याशी पूरा दमखम आजमा रहे हैं। 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्या कुछ हलचल, क्या कुछ अपडेट है, यही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश पांडे जौनपुर से हमारे साथ होंगे। बलराम पांडे बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। तो प्रभात अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका हम रुख करते हैं। अनुभव, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसा आपने भी बताया कि ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है 2022 के इलेक्शन को लेकर, और तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं उन्होंने अपना दमखम आजमाया है। देखने वाली बात तो यही होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल आधे घंटे में क्या हलचल है? देखिए, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे जो कैंडिडेट हैं उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब 25 मिनट के आसपास ही बचा हुआ है और आज जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। कोरोना के चलते 1 घंटे का जो समय है, मार्जिन है, वो बढ़ा दिया था इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने, क्योंकि प्रचार के लिए थोड़ा वक्त ज्यादा मिल जाए और 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चाहे हम टुंडला की बात करें, अमरोहा की बात करें, नौगांव शाहदाद सीट की बात करें, देवरिया की बात करें, सभी जगहों पर कैंडिडेट ने आज रोड शो किया और अपनी ताकत को दिखाया है। ये चुनाव हम बार बार कह रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। ये है तो वैसे उपचुनाव, लेकिन चूंकि अब जब 22 के जो चुनाव हो ना, उनमें 1 साल का ही लगभग वक्त बचा हुआ है। ऐसे में ये उपचुनाव के नतीजे काफी हद तक ये बताएंगे
कि प्रदेश की जनता का रुख क्या है, क्या सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी, उसके जो काम है, सरकार के जो काम है, उसको वो स्वीकार करते हैं, या फिर जो विपक्षी दल हैं वो जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं या फिर सरकार की कमियों को गिना रहे हैं, क्या जनता उनको तो नहीं ज़्यादा पसंद कर रही है। इन्हीं सारी वजहों से हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये 7 सीटों के उपचुनाव एक सेमीफाइनल के तौर पर है सत्ता के, और इनके जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी हद तक 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, क्या नए समीकरण होंगे, उनको तय करेंगे। बिल्कुल अनुभव, यानी फाइनल एग्जाम से पहले ये टेस्ट पेपर हैं, अब इनमें कौन सफल होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। बाकी जगहों का भी हम रुख कर लेते हैं। बलराम पांडे हमारे साथ बुलंदशहर से मौजूद हैं। बलराम, अगर बुलंदशहर सीट की बात कर लें तो ये भाजपा के पास सीट थी, हालांकि विधायक के निधन के बाद अब उन्हीं की पत्नी को यहां पर टिकट दिया गया है ताकि सहानुभूति की जो वोट हैं वो भी बटोर लिए जाएं। अब जब आधा घंटा बचा है तो क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है, किस तरीके की हलचल तमाम राजनीतिक पार्टियों में? बिल्कुल प्राची, कुछ ही मिनट रह गए हैं चुनाव प्रचार को थमने में, और सभी पार्टी के प्रत्याशी, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे पार्टी के प्रत्याशी हों, सभी ने आज अपनी पूरी ताकत झोंकी है चुनाव प्रचार में, और हर कोई जन जन तक गया है ये बताने के लिए कि उसके क्या मुद्दे हैं, वो किस तरीके से जनहित में काम करेगा। सभी बातों को सभी प्रत्याशियों ने जनता के सामने रखा, लेकिन अब जनता किसे पास करती है किसे फेल करती है ये तो 10 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से आज प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी है वो साफ देखने को मिली है, क्योंकि आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने वाहन रैली निकाल करके अपना एक जुलूस के जरिए लोगों को जनशक्ति दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तीखी झड़प भी हुई पुलिस से, और यही वजह है कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस बदले की भावना से उनके वाहन जुलूस को रोक रही है। तो कहीं ना कहीं कई प्रत्याशियों ने आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी रखा, लेकिन जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे है, जनता किन मुद्दों को स्वीकारती है, किन मुद्दों को नकारती है, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से तन मन धन से आज चुनाव प्रचार कर रहे थे, और पूरा उनको उम्मीद है कि वो चुनाव प्रचार उनका सफल होगा और वो जीतेंगे। हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जनता को कौन से मुद्दे भाएंगे, क्या जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, बिल्कुल बलराम, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बुलंदशहर का हाल आपने बताया, अमरोहा की नौगावा सीट का भी हाल आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश पांडे का रुख कर लेते हैं। जौनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश। अगर यहाँ की भी हम बात कर लें, जौनपुर और मल्हनी सीट, यहाँ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी किस तरीके का जो मुकाबला है वो होने जा रहा है ये हम सब जानते हैं। फिलहाल अब जब कुछ ही मिनट रह गए हैं आखिरी दाव खेलने के लिए, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है इन सीटों पर? आपको बता दें प्राची कि अभी वर्तमान की जो स्थिति है, प्रशासन की प्रेस वार्ता जारी है, वो लगातार जो चीज़ें होनी है, जैसे 238 बूथ बनाए गए हैं, 238 बूथों पर जो मतदान करने लोग जाएंगे वो 1000, अगर कहें एक मतदान के पूरे मतदान केंद्रों पर 1000 लोग ही कर पाएंगे मतदान, और इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और इसके साथ ही दिन पर गौर करना चाहूँगा कि दिन में क्या क्या हुआ। दिन में जो नेता थे, आज चूंकि आखिरी दिन था तो प्रत्येक नेता जनता से ज्यादा मिलने का प्रयास करता रहा। अब अगर अपनी पहुंच को कहीं कोई छूट न जाए, कहीं हमारे प्रचार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए जो नेता है जनता के द्वार पर लगातार जाते रहे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो मल्हनी का चुनाव है, खासतौर पे अगर बात करें तो जिस तरह पारसनाथ यादव, जो कह दें कि पारसनाथ यादव के लड़के को टिकट मिला है, तो पारसनाथ यादव के लड़के लकी यादव का ये कहना है कि पिताजी को लोग श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही जो अन्य पार्टी के नेता भी हैं, जैसे बीजेपी के नेता हैं, तो वो कमियों को लेकर, खासतौर पे मल्हनी में जिस तरह से सड़क की समस्या और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर मैदान में उतरे हैं, तो उनको लगता है कि जनता उन्हें चुनेगी। और अन्य पार्टियों, जैसे पूर्व में धनंजय सिंह की ये सीट रही और इस अब धनंजय सिंह भी चुनाव मैदान में है, तो उनको भी ये लगता है कि जनता उन्हें ही चुनेगी। नेता अपने दावे कर रहे हैं, जनता विकास के मुद्दों को भी काफी तो अगर जो बात हो रही है वो ये है कि विकास के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है जनता। लेकिन अब ये देखना होगा, कुछ ही पल शेष है, नेता जनता के द्वार हैं, जनता का विश्वास जीतने का लगातार प्रयास जारी है, और देखना है कि जनता अब आगे क्या सोचती है। फिलहाल जो मुद्दे हैं वो प्रमुख तौर पे विकास है, और अब ये देखना होगा कि चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं
वो क्या आते हैं, जनता किसको प्राथमिकता के तौर पर रखती है। जी प्राची, बिल्कुल जरूर ये देखने वाली बात होगी और वाकई में ये तो 10 नवंबर को पता चली जाएगा नीतीश की आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है। प्रभात का हम रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वो। प्रभात, अगर मैं घाटमपुर सीट की बात कर लूं तो यहां पर भी मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी अपने मुद्दे हैं, यहां पर भी विकास एक अहम मुद्दा है। आधा घंटा बस प्रत्याशियों के पास है, आधे घंटे से भी कम अब तो वक्त रह गया है, कुछ ही मिनट रह गए हैं जो वो जनता के दिल में अपनी जगह बना पाएंगे। फिलहाल क्या प्रमुख मुद्दे और क्या जनता का मूड? जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात घाटमपुर की जाए तो जिस तरह से अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो हर दल का जो प्रत्याशी है वो चाह रहा है कि हर एक वोटर तक पहुंचे और उनको अपने मुद्दे बता सके। अगर बात सत्ता पक्ष की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह जाकर लोगों से अपनी सरकार की गई योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो वहीं जो विरोधी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, जो अन्य दल हैं, वो लगातार जो कमियां हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था, विकास, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर जो मतदाता है उनके पास जा रहे हैं। लेकिन अब जो समय है वो समाप्त होने की कगार पर, और गेंद जो है वो जनता जनार्दन के पाले में होगी कि वो किसके सर पर सिरमौर करेगी, क्योंकि अब कल के दिन जो है वो पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और 3 तारीख यानी परसों सुबह से ही मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ के चुनावी समीकरण की बात की जाए तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं कमल रानी वरुण, उनकी सीट थी और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई और वहां पर उनकी बेटी को टिकट न मिलकर पार्टी ने एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और यहां पर उनको चुनाव टिकट दिया है। लेकिन यहां पर कमल रानी वरुण वो प्रत्याशी थी जिन्होंने पहली बार यहां पर बीजेपी का विधायक जिताया था, यानी वो खुद पहली बार यहां से जीती थी और पहली बार ही यहां पर बीजेपी के खाते में ये सीट आई थी। पहले से ये शुरुआती दौर में कांग्रेस की सीट रही, उसके बाद यमुना पट्टी होने की वजह से ये सपा समाजवादी पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा, लेकिन लास्ट जो चुनाव हुआ था उसमें ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इस सीट को वापस से अपने पास लाया जाए। लेकिन वहीं अगर दूसरे दलों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने इससे पहले जो 2012 में विधायक रहे हैं इंद्रजीत कोरी समाजवादी पार्टी से, उन पर भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो पूरा दमखम लगाए हुए है। दो जो उनके सांसद हैं राजा रामपाल और राकेश सचान, वो लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे और यहाँ पर जिस तरह से समीकरण को बैठाने की कोशिश की गई है उसका प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हर दल अपना यहाँ पर दबदबा दिखाना चाहता है और बीजेपी जो है वो यहाँ पर सिटिंग जो एमएलए था वो बीजेपी का था, तो बीजेपी भी कहीं से पीछे नहीं हटना चाहती। तो सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना सारी जोर आजमाइश की। आज के दिन की अगर बात की जाए तो सभी दलों के क्योंकि सभी जगहों पर जो विधायक हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग विधायक हैं कानपुर के, दोनों लोग वहीं पर डटे रहे, तो कानपुर के जो मेयर हैं वो वहां पर डटी रही बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी डटे रहे। तो सभी लोगों ने अपना दमखम दिखाया है और अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया। व्यक्तिगत जाकर वो लोगों से मिल सकेंगे लेकिन अब प्रचार नहीं कर सकेंगे, और अब जो गेंद है वो जनता जनार्दन के पाले में है और जनता फैसला करेगी कि आखिरकार उनको सरकार के किए गए काम समझ में आए हैं, उनको पसंद आए हैं, दोबारा से सरकार को मौका देना चाहती है या होता है। अब फिर तो ये किसी दूसरे जनता दल को के ही प्रभात तय करना है और आने वाली 10 तारीख ही बता पाएगी कि आखिर जनता ने किसको चुना है। अनुभव का हम रुख करेंगे। अनुभव, अगर इन 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर खोना किसी को है तो वो भाजपा है। भाजपा के पास खोने को बहुत कुछ है और बाकी जो तमाम विपक्षी पार्टी हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ज्यादा है। किस तरीके से पूरा समीकरण समझा जाए? देखिए, बिल्कुल 7 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहा है और 22 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो इन 7 सीटों पर जो कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। कुल 7 सीटों पर 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि इन 7 सीटों में इनके पास एक भी सीट नहीं थी पहले, तो इनके पास पाने का मौका है। अगर बसपा एक आध सीट जीत जाए या कांग्रेस एक आध सीट जीत जाएगी तो इनके लिए एक तरीके से ये बहुत बड़ा बूस्टर होगा 2022 के चुनाव से पहले। बिल्कुल। क्यों, कांग्रेस की क्या स्थिति है सबको पता है, उनके 7 विधायक हैं लेकिन उसमें भी 2 बागी हो चुके हैं, तो वो 5 अपने आप को गिनते हैं। इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी 18 विधायक है लेकिन उनके यहाँ भी देखिए कैसे टूट हो गई, 5 बागी हो गए थे, फिर एक और पहले से है। तो इसी तरीके से अगर वो जीतती है तो 22 के चुनाव से पहले एक मैसेज जनता के बीच देने में कामयाब हो पाएंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा अगर दाव पर किसी की है तो बीजेपी की है, सत्ताधारी दल है,
6 सीटों पर 2017 में उसी के विधायक जीते थे, उनके निधन से या मंत्री के निधन से ये सीटें खाली हुई है। इसीलिए बीजेपी ने अपना पूरा स्टेक लगाया हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन चुनाव में प्रचार की कमान संभाल रखी है। 7 जगहों पर तो वो गए ही, रैली की, चुनावी जनसभाएं की, लेकिन उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी जरिए वहां के जो बूथ कार्यकर्ता है उनको संबोधित किया, उनको जीत का मंत्र दिया था। पर जब चुनाव होते हैं या फिर हम कहें कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, ये फैसला अब जनता को ही करना है। 3 तारीख को जब वो ईवीएम दबाएंगे तो वो कितने संतुष्ट है, कितना उनको किसकी बातों पर भरोसा है, ये सारी चीजें तब तय हो जाएंगी। बिल्कुल, ये तब तय हो जाएंगी और पता चल पाएगा कि किसके जो वादे हैं वो जनता को ज्यादा पसंद आए हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो तकरीबन 10 मिनट का समय और रह गया है प्रत्याशियों के पास कि वो जनता के दिल में अपनी जगह बना सकें। बस 6 बजे ये जो चुनावी प्रचार का शोर है वो थम जाएगा और लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अनुभव लखनऊ से हमारे साथ हैं, बुलंदशहर से बलराम हमारे साथ हैं, जौनपुर से नीतीश और कानपुर से प्रभात अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, बुलंदशहर का समीकरण आपने समझाया, लेकिन अगर अमरोहा की नौगांव सादात सीट की हम बात कर लें तो यहां पर भी कुछ हालात बुलंदशहर सीट जैसे ही हैं, क्योंकि मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, प्रत्याशी उनकी बीवी को बनाया गया। यहां का समीकरण क्या कहता है, इस सीट का समीकरण क्या कहता है? देखिए प्राची, अगर हम बात करें नौगांव सीट की तो ये जो कैबिनेट मंत्री थे चेतन चौहान, उनके निधन के बाद खाली हुई थी और उनकी पत्नी को संगीता चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने। कहीं ना कहीं ये सिंपैथी का भी एक मामला हो सकता है कि जनता एक सिंपैथी के तहत वोट करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है वो भारी तादाद में है और लगभग 40% की तादाद में वो हैं। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो सीट है उसको बचाया जाए। और यही वजह है कि चाहे वो अमरोहा की नौगांव सीट हो, चाहे बुलंदशहर की सदर सीट हो या फिरोजाबाद की टुंडला हो, 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद तीनों जगह एक ही दिन में चुनाव प्रचार किया, जनसभाएं की, और जो जनसैलाब है उनकी जनसभा में देखने को भी मिला। लेकिन वो जनसैलाब जो प्रत्याशी हैं उसको कितना भुना पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब चंद से मिनट रह गए हैं चुनाव प्रचार थमने को और उसके बाद जो 36 घंटे बचते हैं वो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। कहा जाता है कि कौन किसका आदमी है, किसको तोड़ लिया जाए, कौन किसका आदमी है उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए। तो ये 36 घंटे जो प्रत्याशियों के जोड़ तोड़ के होते हैं, अब इसमें यह देखना है कि जो समीकरण मुख्यमंत्री जी ने यहां पर बिछाए हैं उनको जो यहां के प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से टैकल करते हैं, जनता को किस तरीके से उन मुद्दों पर रिझाते हैं और उनका रुझान अपनी तरफ लाते हैं। क्योंकि चुनाव प्रचार तो अब चंद मिनटों का रह गया है थमने के लिए और वो लगभग समझ लीजिए कि थम ही गया है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि 6 बजे के बाद अगर कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। तो लिहाजा 6 बजे के बाद तो कोई प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। लेकिन जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो अब जो 36 घंटे बचे हैं उसमें होगा। और देखने वाली बात बिल्कुल बलराम, यही कहा जाता है, देखिए चुनाव से पहले की जो 2 रातें होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और इन्हीं 2 रातों में सबसे ज्यादा राजनीति और जोड़ तोड़ देखने को मिलती है। प्रभात का रुख करेंगे, कानपुर से वो मौजूद है हमारे साथ। प्रभात, यहाँ पर जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, यहाँ के समीकरण को अगर समझें तो यहाँ का समीकरण क्या कहता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी बताया घाटमपुर के समीकरण को, तो वहीं कानपुर के जो पड़ोस में ही है उन्नाव का बांगरमऊ विधानसभा है, वहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। ये सीट जो है वो कुलदीप सेंगर के सदस्यता जो है उसको खत्म होने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर भी जो जातिगत समीकरण है उसको बैठाने का पार्टियों ने प्रयास किया है। अगर पार्टियों के कैंडिडेटों की बात की जाए तो सभी पार्टियों ने जो बैकवर्ड प्रत्याशी उसको मौका दिया है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो ब्राह्मण प्रत्याशी उस पर जो कार्ड है उसको खेला। तो कहीं ना कहीं समीकरण को बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ उसको कहीं से भी वोटों में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वहीं अगर घाटमपुर और पूरे उपचुनाव की बात करें तो जिस तरह से प्रचार अब थमने को है और लगभग थम सा गया है,
तो अब जो असली जो प्रचार है वो शुरू होता है, क्योंकि अब जो प्रत्याशी हैं वो जोर जुगत में लगेंगे। और सबसे अहम कि जो अब कैलकुलेशन और जो पोलिंग पार्टियां हैं, जो सरकारी अमला होता है वो वोटिंग कराने के लिए निकलता है, लेकिन जो पार्टियों के पोलिंग कार्यकर्ता होते हैं जो हर पोलिंग पर मौजूद रहेंगे, पोलिंग एजेंट जिन्हें कहा जाता है, उनको लेकर तैयारियां की जाएंगी और वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से अब सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उपचुनाव है तो बहुत ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलने का मूड नहीं बनाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी जितने भी प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर है वो पोलिंग बूथ तक पहुंचे और जब से ज्यादा मतों का जो मतदान है उसको करे, क्योंकि मतदान जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट जो है वो बिल्कुल, मतदान बहुत जरूरी है और मतदान हर जब किसी को चुनाव करना है, ये भी एबीपी गंगा लगातार अपील कर रहा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब 3 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगी तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है और 10 नवंबर को ये सामने आ जाएगा कि जनता के दिल पर किसने राज किया है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।